कम एक दशक से अपने कराची में बसे भाई का अंडरवर्ल्ड का बिजनेस चलाने वाली हसीना पारकर पर आखिरकार केस दायर हुआ। पर लगता है कि गायब होना तो इनके परिवार का हुनर है। जिस तरह 80 के दशक में हसीना के भाई जो गिरफ्तारी के डर से हिंदुस्तान से गायब हो गए थे, ठीक उसी तरह हसीना भी कोर्ट का ऑर्डर निकलते ही 2 हफ्तों से गायब है। आज जब सेशंस कोर्ट में उनकी हाजिरी है तो पुलिस को इस बात का कोई भी अंदाजा नहीं है कि वो कहाँ है। पर अफवाहें हैं कि वो शायद कराची में है, दुबई में या फिर लंदन में। अब इसे उनकी ताकत समझे या कानून व्यवस्था की कमजोरी। बिल्कुल फिक्र मत करो, इट्स योर डे। हाँ, पर वो अभी तक कोर्ट में ही नहीं आई। हसीना आ गई है मैम। हेलो रोशनी। लिसन, आई कॉल यू बैक। हाँ, मैम इनमें से हसीना कौन है? असली हसीना कोर्ट के सामने यहाँ आकर अपनी पहचान बताएंगी। मैं हूँ हसीना पारकर। लोगों पर अंदाजों में फायरिंग करनी, तकरीबन 3 राउंड किसी होटल में फायरिंग की Minutes, 84 people were declared dead. Also under attack was Zaveri Bazaar and Plaza Cinema. Buses with dead bodies. The continued absence of Dawood Ibrahim, the man who entered first serial bomb blasts of terror. जिसमें 84 गिरोह ने हसीना पारकर के पति की हत्या की तो पारकर ने खूब हंगामा। फर्क तो मैं इसलिए नहीं करता हूँ कि मेरे को कोई कोर्टों में नहीं जाना है, मेरे पास खुद कोर्ट लगी हुई होती है। Your Honor, Mrs. Hasina Parker has been booked under Section 386 extortion, Section 387 attempt to extortion, Section 389 extortion in fear of accusation of offence। इसके अलावा इन पर conspiracy to murder और Section 420 फ्रॉड के भी इल्जाम। प्रोसिक्यूशन ने तो आईपीसी की पूरी भूखी फेंक दी मेरे क्लाइंट पर। सॉरी, आप सेक्शन 302 मर्डर और 304 अटेम्प्ट टू मर्डर तो भूल ही गई। बहती गंगा में ये भी लगा देती। योर ऑनर,
मेरी क्लाइंट को कोर्ट में सिर्फ इसलिए घसीटा गया है क्योंकि उनके भाई इस देश में मोस्ट वांटेड है, बस। और उन्हीं का नाम लेकर और उन्हीं का बिजनेस चलाकर तो ये एक्सटॉर्शन करती है योर ऑनर। ये है FIR की कॉपी जो हसीना पारकर के अगेंस्ट लॉन्च की गई थी बाय मिस्टर प्रमोद अडवाणी। योर ऑनर, अडवाणी जी हसीना पारकर के साथ पार्टनरशिप में कंस्ट्रक्शन का बिजनेस शुरू करना चाहते थे। एडवांस में 1 करोड़ रुपए भी दे चुके थे, पर जब बिजनेस शुरू नहीं हुआ और अडवाणी जी ने अपने पैसे वापस मांगे तो हसीना पारकर ने उन्हें सिर्फ 80 लाख रुपए वापस किए, ये कहकर कि 20 लाख रुपए प्रोटेक्शन बनी है। बेचारे अडवाणी जी जब अपना ही पैसा मांगने के लिए थोड़ा दबाव देने लगे तो हसीना पारकर ने उन्हें गोली मारने की धमकी दी। बस अब ये बताएं कि कहाँ है ये मिस्टर अडवाणी? जिस दिन हसीना पारकर के खिलाफ समन जारी हुआ उस दिन अडवाणी जी को कराची के एक अननोन नंबर से 6 बार कॉल आए। उस दिन के बाद से अडवाणी जी कहाँ हैं किसी को पता नहीं। यानी आपके पास अपने केस का ही प्राइम विटनेस मौजूद नहीं है। वंडरफुल योर ऑनर, इनके और इनके भाई के डर की वजह से मुझसे पहले के पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने तो ये केस ही छोड़ दिया, तो फिर अडवाणी जी तो प्राइम विटनेस है सर। लेकिन योर ऑनर, मैं ये प्रूव करके रहूंगी कि हसीना पारकर अपने कराची में बेस्ड भाई का बनाया अंडरवर्ल्ड बिजनेस, राइट फ्रॉम इलीगल रियल एस्टेट टू एक्सटॉर्शन टू हवाला को यहाँ मुंबई में ऑपरेट करती है। My client is a school dropout. How is it remotely possible for her to run so many businesses? मैं भी बिल्कुल यही बात जानना चाहती हूँ और ये प्रूव करना चाहती हूँ कि इनके भाई का बिजनेस चलाना हो या एक्सटॉर्शन करना। ये छोटी छोटी कड़ियों का एक लिंक है जो इतने सालों से हसीना पारकर अपने भाई के नाम पर जोड़ती आई है। She has snapped every single opportunity from her brother's rise in the underworld, Your Honor. Your Honor, यहाँ पर डिबेट कंपटीशन नहीं हो रहा है। There is no case over here. 88 केसेस में सस्पेक्टेड है हसीना पारकर। आपको तो पता ही होगा मिस्टर केसवानी, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम योर ऑनर दैट शी इज बीन ड्रैग्ड टू योर कोर्ट। और सर, अगर हम आज भी अपनी दलील पेश नहीं कर पाए तो कोई ना कोई लूप होल या अपने भाई के पावर का इस्तेमाल करके यहाँ से छूट जाएंगी और न जाने कितने ही अडवाणी इनके और इनके भाई के टेरर की वजह से एक्सप्लॉइट होते रहेंगे योर ऑनर। कोर्ट प्रोसिक्यूशन के आर्ग्यूमेंट को सुनना चाहेगा। हसीना जी, बिजनेस चलाने का तजुर्बा आने के लिए भी थोड़ा पढ़ा लिखा होना जरूरी है। आप कैसे इतना बड़ा बिजनेस चला लेती हैं? कमाल है। आपका सवाल होना चाहिए, आप कैसे चला सकती हैं, क्योंकि मैं नहीं चला सकती। ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं, भाई का बिजनेस बहुत बड़ा है मेरे लिए। कहाँ तक पढ़ी हैं आप? 7वीं जमात। फिर छोड़ क्यों दिया? मेरी किताबों से बनती नहीं थी। तो आपके माँ बाप ने कुछ नहीं कहा? 12 भाई बहन थे हम। इतने स्कूल में भर्ती हुए वही याद नहीं रहता होगा। एक के स्कूल छोड़ने से क्या पता लगता। तो यानी कि आपके पिताजी की कम तनख्वाह आपकी पढ़ाई छोड़ने की वजह नहीं थी? अगर पहले नहीं छोड़ती तो आगे जाके शायद वही वजह बन जाती। एग्जैक्टली, क्योंकि 12 बच्चे थे और जब इतने पेट भरने हो तो एक मामूली आदमी खर्चा चलाने के लिए साइड इनकम तो ढूंढ लेता है। क्या ये? पुलिस सूत्रों के मुताबिक आपके पिताजी हेड कांस्टेबल इब्राहिम कासकर को स्मगलिंग के जुर्म में सस्पेंड किया गया था। आप और मैं दोनों शायद अलग इब्राहिम कासकर को जानते हैं। मैं जिस इब्राहिम कासकर को जानती हूँ उनका पट्टा मुजरिम में फर्क नहीं करता था, चाहे उनके सामने उनका बेटा ही क्यों ना हो। डिपार्टमेंट में तेरे बाप की ईमानदारी की कसमें खाते सब, और तू उसी की जेल में जमा होकर आया है। ये अवतार का बेटा होकर तू सिगरेट और गाड़ी की तस्करी करता है। ये तस्करी अमीना, आज रात को इसे खाना मत देना। इस कमीने का पेट जरूर से ज्यादा भर गया है।
पहले अपने हिस्से का खा ले। मैंने खा लिया। आपने बोला नहीं है तस्करी की है। क्यों? क्या आप वक्त गलत बताती है? सही वक्त कैसे मिलाओ? किसी के पास घड़ी है ही नहीं यहाँ पर। नहीं चाहिए तो दे दे मुझे। हाँ? दे दे। मैंने ये तो नहीं कहा ना। अब्बा को पता चल गया ना तो अगली बार खाना मैं तेरे लिए ले आऊंगा। तू खुश रह। सही गलत सोचना मुझ पर छोड़, ठीक है? खाला, आपकी इनकी मंगनी तय हो गई। अब्बा। वालेकुम अस्सलाम। जल्दी पानी लेके आ। जी अम्मी बस लाई। अब्बू पानी। क्या हुआ? अभी तक तो एक था, अब तो साबिर भी गया हाथ से। क्या किया दोनों ने? दिन दहाड़े बैंक का पैसा लूटा उसने। अरे तब से दोनों गायब हैं। डिपार्टमेंट में मुझसे मुजरिमों की तरह सवाल पूछ रहे थे। आप फिक्र मत करें, सब ठीक। इतना इंतजार नहीं कर सकता मैं, छोड़ूंगा नहीं। जहां कहीं भी छुपे होंगे मैं ढूंढ के निकालूंगा, नहीं छोड़ूंगा। अब सबको राख देने का। जो साले तेरे इधर पैदा होने से ये ले, ये कमीने कहीं के चोरी को समझ, ये ले, इस बस्ती में सब लोग मुझे इज्जत की नजर से देखते हैं और तुम साले चोरी करते हो। तुम दोनों की वजह से कमीनों आज मैं किसी से नजरें मिलाने लायक नहीं हूँ। ये साले, ये साले, ये ले, हद में रह और दुपट्टा सर पर रख वरना कील से ठोक दूंगा। अंदर जा, चल पुलिस स्टेशन, चल 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 चल। बंद कर दिए सर दोनों को हवालात के अंदर। और सर बिल्कुल भी लिहाज मत कीजिएगा, इतना मारिए कि दोबारा ऐसी हरकत करने की सोच भी ना सके। कहानी अच्छी सुनाती हैं आप। कहानी तो आप सुना रही है मैडम। आप यही साबित करना चाहती है ना कि हसीना जी अपने भाई के सो कॉल्ड अंडरवर्ल्ड बिजनेस को चलाती हैं। मुद्दे से भटकिए मत। मुद्दे पर ही आ रही हो केसवानी साहब। चलिए आपकी कहानी को मान भी लेते हैं। तो आपके मुताबिक जितना आपके पिताजी आपके भाई को मारते गए उनका इरादा और मजबूत होता गया। दोनों के ख्याल नहीं मिलते थे। उसका मतलब ये नहीं कि भाई अब्बा की इज्जत नहीं करते थे। अच्छा, तो अपनी बात उनके आगे साबित करने के लिए स्मगलिंग तक तो ठीक था, गैंगस्टर बनकर क्या प्रूफ करना चाहते थे आपके भाई? उन्हें कोई शौक नहीं था। ओह अच्छा, मतलब कि सिस्टम, समाज, मजबूरी, हालात, राइट? इतना कमजोर होता मेरा भाई तो आप आज उसके नाम पे इतनी बहस नहीं कर रही होती। तमंचा दिखाकर तो अकेला डाकू भी पूरी की पूरी बारात लूट के ले जाता है हसीना जी। इसका मतलब ये नहीं कि वो बहादुर है। यही तो फर्क है। भाई ने वार करने के लिए नहीं,
वार से बचने के लिए हथियार उठाया था, और ये रास्ता दिखाया भी तो इन्हीं लोगों ने। कहना क्या चाहती हैं आप? भाई अबू बहुत परेशान रहते हैं। मैं अगले 6 महीने तक ये नहीं सोचना चाहता कि शाम का खाना पकेगा या नहीं। इसमें गलत क्या है? पता है, लेकिन उन्हें पुलिस स्टेशन में शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। और हम उस छोटे से घर में बड़े फक्र से रह रहे हैं ना। मुझ में सिर्फ एक आदमी की शर्म का बोझ उठाने की हिम्मत है, फिलहाल मेरी। पठान भाई, इतना बड़ा आदमी मोहम्मद अली रोड के बाजार में क्या कर रहा है? बम्बई खरीदने निकला होगा। बड़े लोग, बड़ी सोच। लेकिन भाई, इसका भाई साबिर नजर नहीं आ रहा है। देख नहीं रहे हो, बहन को लेके निकला है। नहीं भाई, ताकि बम्बई खरीदते वक्त डिस्काउंट अच्छा मिलेगा यार। पकड़ इसे, पकड़। मम्मी से कहना देर होगी। मैं भी साथ चलूंगी। बेटा, हम रानी बाग नहीं जा रहे हैं, तू घर जा। मैं छोटी हूँ, अकेले कैसे जाऊंगी? भाई के साथ जाऊंगी। चल नीचे उधर। अपनी उम्र से ज्यादा तो पंगे ले रहा तू। ए, तुझसे बात कर रहा हूं। शुरू उसने किया था तो तू खत्म करेगा? शौक नहीं है, पर अगर चुप बैठा तो खुद खत्म हो जाऊंगा। टुकड़ों में नहीं, करना हो तो एक बार में साफ कर। इन पठानों ने हमारी भी काम। तू इन्हें नहीं चला, तेरा ऊपर आना हम नहीं रोकेंगे, ये वादा है। क्या बोलता है? सोच कर बताता हूं। ये कहानी किसी न्यूज चैनल के लिए बचा के रखिएगा, उन्हें पूरे हफ्ते का मसाला मिल जाएगा। जहां तक मैं जानती हूं, आपके भाई ने आज तक किसी को मारा नहीं, मरवाया है। अब उन्हें डरपोक कहूं या शातिर तय नहीं कर पा रही। यही तो बात है। आपने मेरे भाई के बारे में पढ़ा है, मैंने मेरे भाई को पढ़ा है। तो उससे आपके भाई क्रांतिकारी बन जाएंगे क्या? वो एक गैंगस्टर था, एक गैंगस्टर है, जिसने ऊपर उठने के लिए किसी भी रिश्ते, चीज या असूल की अहमियत नहीं रखी। आपके दोनों भाई वहां पहुंचना चाहते थे जहां पहुंचने की करीम लाला कभी सोच भी नहीं सकता था। उसके लिए उसकी ताकत, यानी उसके लिए काम करने वाले पठान भाइयों को तोड़ने की जरूरत थी। भाई माफ कर दो भाई। पानी से या बीच रास्ते से ही उनका माल उड़ा लेते थे। सोने के भाव तोड़ के पठानों के सारे बायर्स अपने तरफ कर लिए, पठानों के आदमी खरीदे, उन्हीं के खिलाफ काम करवाया, और देखते ही देखते स्मगलिंग की दुनिया में सिर्फ कास्कर भाइयों का नाम गूंजने लगा। बेटा, ये ले, अपने लिए कुछ खरीद ले, ठीक है?
बिरयानी अच्छी है ना? एकदम लाजवाब। वैसे भी साबिर चाहिए। वालेकुम सलाम। तुम लोग एक दूसरे के एरिया में दखल देने से अच्छा है साथ में मिलकर काम क्यों नहीं करते? साथ में काम करने के बाद भी ये दोनों धोखा नहीं देंगे, इसकी गारंटी कौन लेगा? जरा नजर घुमा के देख, यहाँ हर कोई किसी न किसी को धोखा देकर ही ऊपर आया है। बस एक बात की गारंटी है, हम में से कोई जन्नत नहीं जा रहा। पर जीते जी जहन्नुम देखने वाला पहला आदमी तू ही होगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। किस्मत वाला है, जिसे हम आका मानते हैं उसके यहाँ खड़ा है। एक दिन तुम दोनों भाइयों की अकड़ जरूर निकालूंगा मैं, याद रखना। इस अकड़ के लिए भी तू ही जिम्मेदार है। बंबई खरीदने निकला है कहा था ना? बंबई हमारी है, उसे खरीदने की कोई जरूरत नहीं। पर एक दिन तेरा सब कुछ बिकवा देंगे, ये मेरा वादा है। अल्लाह हाफिज आका। देख लिया सब लोगों को, हम तो कुछ है नहीं। एक बहन जो अपने भाई के इतने करीब हो वो उसे जरूर रोकती। दरअसल इनको तो जिंदगी की आदत पड़ गई थी, है ना? अगर ऐसा होता तो निकाह के बाद वैसी मामूली जिंदगी अपनाकर खुश नहीं होती। सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता, ताकत भी होती है। और जब आपका होने वाला शौहर आपके भाई का राइट हैंड हो तो आप। हसीना पारकर के शौहर इब्राहिम पारकर जयराज लेन में एक रेस्टोरेंट चलाते थे। मैंने तो सुना है कि वो अपने साथ एक गन रखते थे। तो जिससे सुना है उसे कोर्ट में हाजिर कर दीजिए। पर इनके और इनके भाई की डर की वजह से कोर्ट में गवाही देने आएगा कौन, योर ऑनर? योर ऑनर, दिस इज फ्रिवलेस। मिस्टर केसवानी, ऐसी कोई थ्योरी तो नहीं है कि एक रेस्टोरेंट का ओनर अंडरवर्ल्ड का हिस्सा नहीं हो सकता? नहीं है सर, लेकिन बिना प्रूफ। मिस्टर केसवानी, कन्फेशन ही सबसे बड़ा प्रूफ होता है। यू प्रोसीड। थैंक यू योर ऑनर। तो हसीना जी, आपको आपके शौहर की ये मामूली जिंदगी के बारे में पहले से ही पता था? जी। तो फिर आप शादी के लिए मना भी तो कर सकती थी। जैसा आपने कहा, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। अम्मी, क्या सच में इब्राहिम मियां इतने रौबदार है? अरे बताया तो सही, उन्हें देखकर तो कुछ बोल ही नहीं पाई मैं। नजर हटे तो जबान चले। 6.5 फुट ऊंचा कद, चौड़ा सीना और चेहरे पर नूर तो इतना जैसे अल्लाह मियां ने सारा का सारा नूर ही खर्च कर दिया हो उनके चेहरे पर। फिर तो हसीना से जलने वालों की गिनती अब बढ़ी जाएगी। ये तो है। अरे अरे हसीना, क्या कर रही हो? कमीज जल गई। कैसी हैं आप? और वो आपके घर पे सब खैरियत? आपको मई महीने में ठंड लग रही है? एक सवाल के इतने जवाब। दरअसल आपको मुझको देख के डर गई? नहीं। आपको पता है मंगनी पे लड़के की शक्ल क्यों नहीं दिखाई जाती? क्योंकि हम जैसे खतरनाक दिखने वाले तो कुंवारे ही रह जाएंगे। लड़की शक्ल देखते ही मना कर देगी।
चलिए, मेरा ये डर तो दूर हुआ कि मैं आपको खुश कर पाऊंगा या नहीं। कैसे हो? हाँ? मिलते हैं। सुनिए, वो घर की छत इमरान! से ना क्या जी इधर आ। जी इधर आ। क्या है यार? मैं साफ करने वाला था। कब? होटल बंद होने के बाद? अबे अपने घर पे भी ऐसी गंदगी चला के लेगा तू? याद रखना, हर दाग के पूरे 50 रुपए काटूंगा तेरी पगार से। चल साफ कर। हाँ। कहाँ भागी जा रही है हसीना? अरे सुन। इब्राहिम मियाँ फर्श में देखकर बाल बनाते हैं? अरे भाई, आप जानते नहीं है, घर पे मैं ना देखूं चलेगा, कचरा नहीं दिखना चाहिए। हेलो। 10 मिनट में आ रहा हूँ ऊपर। जी। सब साफ लग रहा है ना? पता नहीं, इतना साफ घर पहले कभी नहीं देखा। और बताइए भाई, सब खैरियत? मेरी जिंदगी में तो कुछ नहीं बदला। तू बता, घर की याद आती है? यहाँ भी घर जैसा ही है। फैसलों से लेकर हिसाब किताब तक सब मर्द संभालते हैं। बाहर जाओ तो बुर्खा पहनकर, पर अब उस बुर्खे में आजादी है। याद है जब हमारी फौज होटलों में जाती थी, पसंद हो या ना हो अब्बू जो मंगवाए वही खाना पड़ता था। अब उनके साथ जाती हूँ तो खाना चुनने की आजादी है, जगह चुनने की आजादी है। लेकिन फिल्म चुनने की आजादी नहीं है। फिल्म? तू अपनी मौत से नहीं भाग सकता। गौर से देखना। 5-6 महीने में ऐसी फिल्म देखना मेरे लिए ठीक नहीं। देखो देखो, जल्दी देखो। मैंने कसम खाई है तेरे खून का तिलक लगा कर ये अपने बंदे की आग बुझाऊंगा। 6 महीनों में भी पूरी तरह जान नहीं पाई ना मुझे। देखते हैं कौन किसकी मौत बनकर आया है। कबाब खाया? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है। इस फिल्म में आप ऐसे ही आ गए? 10 सालों से काम कर रहा हूं। क्या सोच रही हो? ये जो हीरो फिल्म में उड़ते हैं, आप भी उड़ सकते हो? सिर्फ उड़ना? अरे पानी पे दौड़ सकता हूँ, आग से गुजर सकता हूँ, एक छत से दूसरी छत तक ये मोटरसाइकिल पे जा सकता हूँ। आदमी से नहीं, अजूबे से शादी की है आपने। क्या हुआ? मैं भी देखना चाहती हूँ। अच्छा। रोल कैमरा, टेक 5 एंड एक्शन।
इब्राहिम भाई कैसे हैं? हाँ। आपको लगता है कि कोई इन्हें मार सकता है? क्या? नहीं नहीं, इतने सीधे हैं वो। नहीं, ऐसे हुआ इसलिए पूछ रही हूँ। किसने मारा उन्हें? एक बुटका था, वो उन्हें मारे जा रहा है और ये भी कुछ नहीं कर रहा है। कब हुआ ये? पिछले हफ्ते। और किसी ने कुछ नहीं कहा? नहीं, उल्टा एक आदमी था, वो कह रहा था कि और मारो। दिल तो शूटिंग क्या देखने गई थी तू? हाँ। बेटा, शूटिंग में सब कुछ नकली होता है, वो हीरो मार रहा होगा उन्हें। इतना सा हीरो मेरे शौहर के कंधे से कूदकर खुदकुशी कर सकता है। अच्छा पसंद है उनको? हाँ, बहुत। तेरा नलका वहाँ है ना, चल जा वहाँ से पानी भर। वहाँ का नलका तो टूट गया है ना। ये सब मैं नहीं जानती, बाल्टी उठा और निकल यहाँ से। चल जा। तेरे को अलग से समझाना पड़ेगा, ये नल का हमारा है, समझी? ये नल चाल का है। तू ऐसे नहीं मानेगी ना? तू जानती नहीं है मैं कौन हूँ। मुझे इस बात का अफसोस नहीं है कि मैं तुझे नहीं जानती, इस बात का अफसोस है कि तू मुझे नहीं जानती। जानना चाहती मैं किसकी बहन हूँ? जब पता चलेगा ना, सबके घर में खुद पानी देने जाएगी तू। अरे आप जल्दी। अरे क्या जरूरत थी अपने भाई का नाम लेने की? शुक्रिया हसीना बहन, आपकी वजह से आज पानी की मुश्किल दूर हो गई। हाँ ठीक है, शुक्रिया। अरे हमें यहाँ इसी मोहल्ले में रहना है। खुशकिस्मत हो इब्राहिम भाई कि आप बीवी मिली है आपको। हीरो है हमारी हीरो। हाँ ठीक है। तुम ऐसी छोटी छोटी बातों में अगर हसीना जी हमारे लिए फरिश्ता है, फरिश्ता। तो आपके शौहर ने कभी भी अपने बिजनेस में आपके भाई का नाम इस्तेमाल नहीं किया? मैंने कोई जोक तो नहीं सुनाया यहाँ हसीना जी? अपने ख्याल पे हंस रही हो। मेरे शौहर किस बात के लिए भाई का नाम लेते हैं? भाई का जीजा बोल रहा हूँ, होटल का राशन खत्म हो गया, भिजवा दो। बढ़िया है, ये मजाक से आप सच छिपा तो लेंगी, पर बदलेंगी कैसे? हमारे यहाँ औरतों को कारोबार की बातों से दूर रखा जाता है, इसलिए अगर ऐसा हुआ भी हो तो पता नहीं। और आपने तो अपने भाई के नाम का इस्तेमाल या उनकी पावर का इस्तेमाल सिर्फ समाज सेवा के लिए किया, राइट? छोटे कामों में धमकाने के लिए मैं कोई गली का गुंडा नहीं थी, पर मेरे घर वालों को कोई चोट पहुंचाए तो खामोश बैठने के लिए मैं कोई संत भी नहीं थी। ये देखो, हाथी कैसे बड़ी, हाँ? कैसे? अरे भाईजान, पैसे अगले हफ्ते। अरे कमाल है यार, हर बार आप ऐसे ही करते हो। रो क्यों रहा है? भागा जा रहा हूं क्या किधर? हैं? अभी पिछली बार के भी बाकी हैं। अरे बोला ना अगले हफ्ते, दिमाग की नस्बत फाड़। कब से सुन रहा हूँ। ऐसा नहीं चलेगा, हिसाब चुकता करो। नहीं दूंगा, जो उखाड़ना उखाड़ ले। अरे अजीब दादागिरी है ये। दादागिरी दिखाता हूँ, दादागिरी। पागल हो गई क्या? सही पहचाना तूने।
अब अगर तू सयाना है ना तो कभी दिखना नहीं है, समझा? अब इज्जत से होटल का बिल भर, तेरे अस्पताल का बिल बच जाएगा। चल भर। मिसेस साटम, इसके बाद आप हसीना पार्कर के घर के झगड़े, उनके सब्जी वाले के साथ के आर्ग्यूमेंट्स सब एक के बाद एक लेकर आएंगे। But how is this all related to the bigger picture in the question? योर ऑनर, ये छोटे छोटे किस्से ही हैं जिन्होंने आगे चलकर इनको बढ़ावा दिया। मिसेस साटम, हम इन पर नॉवल थोड़ी लिख रहे हैं, आप सिर्फ इस केस से रिलेवेंट बात कीजिए। थैंक यू योर ऑनर। हसीना जी, 12 फरवरी 1981, ये तारीख कोई मायने रखती है आपके लिए? टंकी फुल कर। भाई सलाम वालेकुम। चाबी दे भाई, चाबी। चलो खुदा हाफिज। साबिर भाई है, जानता है ना? चलना यार। क्या तुझसे बिना पूछे यहाँ चला आया, बुरा लगा? देख रहा हूँ झुंड में आके जात दिखा दी। कहा था ना तुझसे कि एक दिन तेरी अकड़ जरूर निकालूंगा। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। डेविड परदेसी? हाँ भाई। ये भी परदेसी है, अमेरिकन। चला लेगा? आराम से भाई। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अगली पेज की अमीरजादा पठान। जाने वाला एक मामूली आदमी घर से बाहर कदम रखने में डरता था कि कहीं गलती से गोली उसको ना लग जाए। ये शहर जंग का मैदान बन गया था। योर ऑनर, What are you trying to prove? गैंग वॉर्स में हसीना जी का भी हाथ था? मैंने ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहा। नहीं, या फिर आप ये साबित करना चाहती हैं कि सिर्फ आप ही ने गैंग वॉर्स पर रिसर्च किया है? आप मुझे मेरी पूरी बात खत्म करने का मौका देंगे मिस्टर केसवानी, तो आप मैडम, आपने जितने सेक्शंस मेरी क्लाइंट पर लगाए हैं ना, उन्हें प्रूव करना तो दूर की बात है, उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए एक वैलिड आर्गुमेंट आप कोर्ट में पेश नहीं कर पाई हैं। मिस्टर केसवानी, आई एम जस्ट ट्राइंग टू कोरिलेट। हसीना पार्कर के पास जाने बिना। केस क्या है मैडम? केस क्या है? केसवानी, मिस्टर केसवानी, पूरी बात बोलने देंगे तो आप जान जाएंगे मिस्टर केसवानी की हसीना पार्कर। सुनिए, एक मिनट। मुझे दोनों पक्षों को सुनने की फीस मिलती है, इसलिए मुझे इन्हें भी सुनने दीजिए। मिसेस रोशनी, वैसे आप कहना क्या चाहती हैं? यही कि 30 साल पहले हसीना पार्कर के भाई का मकसद सिर्फ राइवल गैंग को खत्म करना नहीं,
बल्कि पूरे शहर को ये मैसेज देना था कि कोई भी इनकी फैमिली के आड़े नहीं आ सकता, जिसका फायदा ये आज तक उठा रही है, इस हद तक कि इनके डर की वजह से कोई भी कोर्ट में गवाही देने के लिए तैयार नहीं। योर ऑनर, इससे ये साबित नहीं हो जाता है। मिस्टर केसवानी, यू मे प्रोसीड। हसीना जी, आप आखिरी बार अपने भाई से कब मिली थी? आई होप यू नो कि वो इनके वालिद के जनाजे पर भी नहीं आए थे। सो इफ यू आर ट्राइंग टू प्रूव कि हसीना पारकर कानून को धोखा देकर इनसे मिलती रही है तो ऐसा तो मैंने बिल्कुल नहीं कहा, आप खुद ही कंक्लूजन पर पहुंचे जा रहे हैं। फिर ये पर्सनल सवाल पूछकर आप पर्सनल क्या है यहाँ पर? There's nothing personal here, Mr. Keswani. Everything is strictly business. और जिस बिजनेस की हम बात कर रहे हैं उसे किसी को सौंपे बिना यूं बीच में छोड़ के जाना मुमकिन नहीं। Am I right, sir? हसीना जी, क्या बताया आपने? कब मिली थी आप आखिरी बार अपने भाई से? हसीना, क्या हुआ? क्या हुआ? तुम्हारे इकबाल भाई को करीम लाला के भतीजे समद खान ने गोली मार दी, पूरी तरह जख्मी है वो। सामान इतनी जल्दी भी क्या है? थोड़ी देर और रुक जाओ। अगर तेरी हर बात मानूंगा तो तू मेरी इज्जत करना बंद कर देगी। सिट डाउन। मुझे इस ऑफिस में एक और फाइल का बोझ नहीं चाहिए। जस्ट वाइप देम ऑफ। और हाँ, जज्बात से नहीं, दिमाग से काम लेना। 2 गोली काफी रहेंगी उनके लिए। एक बात और, मुझे किसी के सर पर इस केस की कोई इंक्वायरी नहीं चाहिए। क्लियर? खालिद नहीं इतनी रात को? वो भाई नीचे मिलने आए हैं। भाई, आप इतनी रात गए यहाँ? बस एक बार तुझसे मिलना चाहता था। सब खैरियत? मैं मुल्क छोड़कर जा रहा हूँ। कितने दिनों के लिए? काश बता पाता, पर मुझे भी नहीं पता। अब पर ऐसा क्या हो गया? समद के खून के बाद पुलिस पर जुनून सवार है। वो मुझे यहाँ खुला रहने नहीं देंगे। मगर एयरपोर्ट यहाँ से दिल्ली जा रहा हूँ। वहाँ नए पासपोर्ट का इंतजाम हो गया है, वहाँ से दुबई।
अरे साबिर भाई, अब आप मेरा मैं मुल्क छोड़कर जा रहा हूं पगली, तुझे थोड़ी। तेरा भाई तुझसे इतनी भी दूर नहीं जा रहा कि तेरे करीब ना रह सके। खालिद मेरी परछाई बनकर हमेशा तेरे साथ रहेगा। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। मैंने कहा ना, मुझे याद नहीं। आपकी जिंदगी का इतना अहम दिन और आप कह रही हैं आपको याद नहीं? वो दिन ना कोई त्योहार था ना नया साल, कैसे याद रहेगा भाई से कब मिली थी? अदालत को तो तारीख चाहिए। कब का मतलब वाकया भी होता है। आप इस बात का जवाब चाहती हैं कि उन्होंने आखिरी मुलाकात में मुझे अपना कारोबार सौंपा था या नहीं? उसका जवाब ना है। तो फिर किसी को अंडरवर्ल्ड का उसूल तोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? आपके अंडरवर्ल्ड में एक बिन लिखा करार होता है कि अगर खानदान का उस दुनिया से कोई लेना देना नहीं तो उसे हाथ नहीं लगाते। दानिश, दानिश, बच्चों को लेके अंदर जाओ, अंदर जाओ। अंदर दरवाजा बंद करो। चल निकल। लाले, लाले क्या हुआ? बच्चे का लाले गोली लगी है, बच्चे अंदर है। मुझे कुछ नहीं हुआ। लाले चलो, अस्पताल चलो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मैं हूं।
क्या हुआ अम्मी? अम्मी आप रो क्यों रहे हो? अम्मी अबू कहाँ है? वादा कर कि तू तेरी मम्मी को नहीं छोड़ेगा। वादा कर तू तेरी अम्मी के पहले नहीं जाएगा। हेलो, कैसी है बेटा? बस ठीक। अभी फजर की नमाज पढ़कर उठी। फिक्र मत कर, दुआ कर। रोज दुआ ही तो करती हूँ भाई, सब ठीक हो जाए बस। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या लोगे तुम? जो चाहिए था वो मिल गया। सुट्टी सँक्शन पोलिसांना आली आहे सुट्टी। आज देर रात 3:30 बजे जेजे हॉस्पिटल में 2 लोगों ने घुसकर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। उनका मकसद अरुण गवली के शार्प शूटर से बदला लेना था। ये वही शूटर्स थे जिन्होंने दाऊद इब्राहिम की बहन के पति इब्राहिम पारकर की हत्या की थी। पर दुख की बात यह है कि अंडरवर्ल्ड की इस आपसी रंजिश में कई मासूम जिंदगियां चली गई, जिनमें 2 कांस्टेबल्स, 3 अस्पताल कर्मचारी। हेलो, दुआ कबूल हो गई बेटा। भाई क्या आपने वो ठान लिया था, इद्दत से पहले बदला पूरा होगा। फिक्र मत कर, तेरा भाई है। अल्लाह हाफिज। आपके मुताबिक आपके भाई से दुश्मनी निकालने के लिए आपके पति को मारा गया, करेक्ट? उस वक्त ये वो छोटी बहन नहीं थी जो तस्करी की घड़ी से खुश हो जाती थी। ये वो हसीना थी जो अपने भाई की ताकत को अच्छी तरह से जानती थी। और आप कह रही हैं कि आपके भाई ने इतना बड़ा कदम आपको बताए बिना उठा लिया। You are accusing my client for abetment of murder. क्योंकि ये बात मैं नहीं मान सकती कि जे शूटआउट इनकी जानकारी के बिना या इनकी नॉलेज के बिना हुआ। योर ऑनर, आप तो ऐसे आर्ग्यू कर रही हैं जैसे आपका कोई पर्सनल एजेंडा है। एक आदमी अपने पर्सनल एजेंडा के लिए दिन दहाड़े एक अस्पताल में जाके शूट आउट करके 4 लोगों को मार देता और आप मुझसे पूछ रहे केसवानी साहब? आप कहाँ की बात को कहाँ लिंक कर रही हैं? क्यों, क्या आप नहीं जानते? मैंने नहीं कहा। क्योंकि अगर कहा होता तो कबूल करने में ना झिझक होती ना अफसोस। और अगर आपका कोई भाई है तो पूछे उनसे
कि आप मेरी जगह होती तो वो क्या करता? जवाब मिल जाएगा। तो आप ये कहना चाहती हैं कि आपके भाई ने ये जो इतना बड़ा जेजे शूटआउट करवाया है? बेसलेस आर्गुमेंट कर रही है ये। रोशनी जी, आप जो कह रही हैं उसे साबित करने के लिए आपके पास कोई ठोस सबूत है? इतनी बड़ी बात खुलेआम कबूल कर सकती हैं, तो ये बात क्यों नहीं मानती कि आप अपने भाई का बिजनेस यहाँ मुंबई में ऑपरेट करती हैं? मुझे कारोबार सौंपने की एक वजह बताई है। भरोसा। योर ऑनर, मुंबई में 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी और रिश्तेदार सिर्फ एक। जिसे 2000 रुपए के बिजली का बिल समझ नहीं आता, उसे 2000 करोड़ रुपए का कारोबार समझ आएगा? रसोई और बच्चों के बाहर भी कोई दुनिया है, ये पता ही नहीं था। चलो आ जाओ। रोज एक नई चीज सीखने से डर लगने लगा था, पर घर तो जलाना ही था। सोचा मेरे शौहर की होटल फिर से शुरू कर दूं, पर खाने का कारोबार चलाना खाना पकाने जितना आसान होता तो बात ही क्या थी। राज्य सरकार ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए केंद्र सरकार से सुरक्षा बढ़ाने की मांग की, पर सरकार किसी नतीजे तक पहुंचती तब तक काफी देर हो चुकी थी। 4:30 बज गए और देखते ही देखते 450 साल पुरानी इमारत आंखों के आगे ढह गई। देश के कई हिस्सों में दहशत का माहौल फैला हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों से अनुरोध किया है कि वे शांति बनाए रखें। आज के मुख्य समाचार यही समाप्त हुए। बम्बई में आज एक सांप्रदायिक रंग पकड़ लिया है। देर रात कुछ मुसलमान युवकों ने हिंदू बस्ती में घुसकर आग लगा दी। Bombay erupts into the most horrific riots ever. Hindus attacking Muslims and Muslims attacking Hindus. The incident of 6 December has left a permanent scar on the city's face. गली गली में दंगे भड़क उठे हैं। हिंदू मुसलमानों को काट रहे हैं और मुसलमान हिंदुओं को, और खून खराबा है जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। Bombay police have announced curfews in various sensitive areas. The maximum city has come to a grinding halt. As the riots took an ugly turn yesterday, Rapid Action Force was called to control the situation. हेलो बेटा, इस वक्त बंबई में रहना महफूज नहीं है। तू बच्चों को लेकर यहाँ आ जा। घर वाले यहाँ है भाई। तो उन्हें भी साथ ले आ। वही तो मसला है, वो बंबई नहीं छोड़ना चाहते, मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती। बेटा समझा कर, सारा दिन तुम लोगों की फिक्र रहती है। फिक्र मत कीजिए, दुआ कीजिए। मेरा मालिक मेरे साथ है, कुछ नहीं होगा हमें। अल्लाह हाफिज। The aftermath of clashes has claimed almost 350 lives. With the death toll rising every day, the law and order situation seems to be only theoretical. डोंगरी से आया। तुम चलो, मैं आता हूँ। दाऊद हमारा भाई नहीं है, उसने डोंगरी की बहनों के लिए कुछ नहीं किया।
series of 10 blasts in Bombay left 257 people dead and almost 700 injured. These blasts happened in India's commercial capital, namely the Bombay Stock Exchange, Worli Passport Office, Zaveri Bazaar, the Center Hotel and Lucky Petrol Pump. बम्बई शहर में इतना सन्नाटा शायद ही पहले कभी देखने को मिला हो। सुनसान सड़कें, खाली ट्रेनें, मानो ब्लास्ट के बाद सारा शहर सहमा हुआ है। कौन है? आपको बुलाया है। जल्दी चलो, जल्दी अम्मी कहाँ जा रही है? जल्दी। अम्मी अम्मी ठीक से पढ़ाई करना। हसीना जी, ये जगह तो आपके लिए नई नहीं होगी। अरे आपके अब्बू पुलिस में थे ना। पानी साथ लाई हूं। चाय? सवाल। हसीना जी, ये जो बॉम्बे में ब्लास्ट हुए, क्या लगता है आपको? ये कैसा सवाल है? इतनी जाने गई, बेशक बुरा लगेगा। क्या लगता है आपको, किसने करवाया? आप पुलिस में हैं, आपको जानना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, हमारी रिपोर्ट कहती है कि ब्लास्ट की प्लानिंग दुबई में हुई थी। सवाल का जवाब सवाल से देना गैर कानूनी तो नहीं? बिल्कुल नहीं, पूछे। उसकी माँ और बहन के शहर में रहते हैं, आपको लगता है वो ऐसा करेगा? देखिए, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, पर वो सोने की तस्करी करता है, करता था। ये बीच चौराहे पर चलाकर कहने के लिए तैयार हूं, पर वो ये नहीं करेगा। आपके लिए बंबई शहर है, पर मेरे भाई के लिए उसकी पहली मोहब्बत। ये देखो रॉकेट कैसे बनाते हैं। चलो। भारत सरकार ने उन्हें आतंकवादी करार दे दिया है, पर उस देश के साथ हमारी कोई एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी न होने की वजह से उनकी गिरफ्तारी पर आतंकवादी क्या होता है? साहब ने आपको बुलाया है। क्राइम ब्रांच ब्लास्ट केस को सुलझाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। वो लगातार हसीना पारकर को पूछताछ के लिए बुला रही है।
पारकर की तरफ से क्राइम ब्रांच के हाथ ऐसा कोई ठोस सुराग नहीं लगा है जिससे पुलिस ये साबित कर सके कि उनका भाई भी बॉम्ब ब्लास्ट में शामिल था या नहीं। अब उनकी बातों में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ, ये या तो वो जानती है या उनका भाई। अरे कैसे देखो, अम्मी चलो ना खाना खाते हैं। अम्मी चलो ना। अम्मी भूख लगी है, चलो अम्मी, चलो खाना खाते हैं। अम्मी क्या हुआ? अम्मी मुझे देना प्लीज। अरे मुझे देना प्लीज। नहीं, तुम दोनों दूर हो गए। हेलो, थक गई हूँ भाई। बेटा सब खैरियत तो है? घर पे कदम रखने से डर लगता है, रात को सोने में डर लगता है। पुलिस कभी भी पूछताछ के लिए बुलाती है, जो नहीं जानती वही सवाल बार बार। क्या बोलूं उन्हें? तू अपने भाई को जानती है? पुलिस वालों को तो बोल दो, बच्चों के सवालों का क्या जवाब दूं? दानिश पूछता है आतंकवादी क्या होता है, मामू रोज टीवी पर क्यों दिखते हैं? क्या बोलूं उसे? अल्लाह इम्तिहान उन्हीं का लेता है जिन पर उसे जीत का भरोसा हो। और मैं भी अपनी बहन को जानता हूँ, वो इतनी आसानी से हार नहीं मान सकती। तो हौसला रख और अपने मालिक और अपने भाई पर भरोसा रख। भाई आपने किया या नहीं? भाई आपको मेरा वास्ता, जो मैंने पुलिस से कहा वो सच था ना? भाई भाई देखिए, अगर आप कुछ जानती हैं तो छिपाइए मत। हमारे फोन टैप किए हुए हैं, इसलिए मैं आपसे तो ज्यादा नहीं जान सकती। ना ना, आपके ऊपर इल्जाम नहीं लगा रहा। आप उसकी बहन हैं मतलब तो... देश में जो बुरा हो तो उसके लिए आप मेरे ही भाई को जिम्मेदार ठहराएंगे? कल को आपके घर में किसी की दिल के दौरे से मौत हो जाए, उसमें भी कहेंगे कि मेरे भाई का हाथ है और मुझे पूछताछ के लिए बुलाएंगे। अब क्या करें? आपके सारे भाई बहन तो देश छोड़कर चले गए, सिर्फ आप बॉम्बे में हैं इसलिए आपको बुला रहे हैं। मतलब अपने ही शहर में रहकर गलती हो गई? आप भी तो जा सकती थी। आपके भाई को तो भनक लग गई होगी कि उसका नाम खींचा गया। क्योंकि मेरे शौहर ही नहीं चाहेंगे। उनके बाद मुझ पर उनके घर वालों की जिम्मेदारी है। एक हफ्ते से उनको वक्त पर खाना मिलता है या नहीं, मेरे बच्चे सही सलामत स्कूल पहुंचते हैं या नहीं, कुछ नहीं पता। क्योंकि मेरी गलती ना होने के बावजूद मैं यहाँ के चक्कर काट रही हूँ। चुप! आवाज नीचे। प्यार से बात कर रहा हूं तो ये मत समझना कि बहुत इज्जत करता हूं तुम्हारी। एक हफ्ता क्या, एक महीना आना पड़ेगा अगर बुलाओ तो। ब्लास्ट का इल्जाम है तुम्हारे भाई पर, कोई देशभक्ति के काम का नहीं। बच्चों ने खाना खाया कि नहीं? अरे कई माँ बापों को उनके बच्चों की लाशें तक नहीं मिली है और यहां बैठकर आकर दिखा रही हो। पर मेरी क्या गलती है? यही कि तुम उसकी बहन हो और ये तुम्हें जिंदगी भर भुगतना पड़ेगा। जितनी जल्दी ये बात समझ लो, तकलीफ उतनी कम होगी। आपके भाई की वजह से वो लोग आपको परेशान करेंगे, तो तब आपने तय कर लिया कि वो लोग आपको जितना नीचे गिराते जाएंगे आप उतना ही ऊपर उठती जाएंगी। और आपने वही किया जो आपके लिए सबसे आसान था। लफड़े का काम लगता है। मैंने समझाया, आप इन सब में नहीं पड़ती। बैठाओ, आ रही हूँ। मैं इज्जत से केबल का धंधा करना चाहता हूँ,
पर मेरे को वो अपने एरिया में पैर रखने नहीं दे रहा है। जब देखो ताव में आ जाता है। प्यार से समझाता हूँ तो भाई लोगों की धमकी देता है, इसलिए हार करके आपके पास आया हूँ। उसको बोलो इतवार का नाश्ता मेरे घर पे। मुंबई के नंबर 8, 3 और 10 इन जगह पर मेरी ही लाइन जाती थी। अब बीच में ये आ गया चोच मारने को। खाने के टाइम पे झगड़ा नहीं। तो क्या करूं? मेरे धंधे की तो उन एरिया पे तुम्हारा नाम थोड़ी ही लिखा है। ए, तो शाना मत बन, समझाओ क्या तेरे को? अपने इस घर की दीवारों को सिर्फ मेरी ऊंची आवाज की आदत है। मोहम्मद अली रोड से तारदेव का एरिया तुम्हारा, बाकी में तुम खेल लेना। मेरी इज्जत और मेरा धंधा मेरी जबान से ज्यादा है। तुम्हारे धंधे पे कोई आंच नहीं आएगी। पर मैडम, अब इससे ज्यादा समझाने के लिए ना मेरे पास सब्र है ना लफ्ज। मोहम्मद अली रोड का लफड़ा समझाने के लिए दुबई से कॉल आएगा, तुम्हें चलेगा? अब तुमने मेरा नमक खा लिया। पैसे की बात खालिद से कर लेना। ऐसी कितनी सुलह कराते कराते कुछ ही सालों में जयराज लेन की चौल से सीधे गॉर्डन हॉल के प्लश फ्लैट में पहुंच गई हसीना पारकर, जहां बकायदा दरबार लगता था इनके घर। पति पत्नी के झगड़ों से लेकर बिजनेस राइवलरी तक ऐसा एक भी डिस्प्यूट नहीं जो इन्होंने सॉल्व ना किया। अचानक से 7वीं जमात पास हसीना पारकर मुंबई की सबसे महंगी और भरोसेमंद आर्बिट्रेटर हो गई और आप बन गई हसीना से हसीना आपा, नागपाड़ा की बड़ी बहन। मुंबई में भाई तो बहुत बने, पर आपा सिर्फ एक, है ना? लोगों ने इज्जत बख्शी, मैंने कबूल की। और आपके भाई ने यही मौका देखा अपना मुंबई का सारा बिजनेस आपको सौंपने के लिए। हेलो बेटा, आज तक तू इन सब कामों से दूर रही है, मत कर। क्या किसी भी चीज की कमी होने दी है मैंने तुझे? बिना मांगे बहुत कुछ मिला है भाई। कुछ चीजें जो सोची भी नहीं थी। मैं जानता हूं कि मेरी वजह से मैं आपको किसी बात के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा रही, पर हम दोनों इनकार नहीं कर सकते कि मेरी जिंदगी के हर कदम पे आपके पैरों के निशान हैं। जैसे आप चाहकर भी उन्हें मिटा नहीं सकते, वैसे मैं भी चाहकर अपने पैर पीछे हटा नहीं सकती। पर क्या हासिल होगा ये सब करके? मैंने आपसे एक सवाल किया था जिसका जवाब आपके पास नहीं था। मुझे अफसोस है आपके इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। अल्लाह हाफिज। फिर तो आपके भाई को बेशक पता होगा कि ये बिल्डर्स के बीच में सेटलमेंट कराते कराते आप खुद रियल एस्टेट बिजनेस में चली गई। जी। तो फिर तो मुझे कोई वजह दिखाई नहीं देती और ऑनर कि वो अपनी गैर कानूनी प्रॉपर्टीज की देखरेख इनको ना सौंपे। मिसेस साटम, when will you get this? मेरी क्लाइंट सिर्फ एक रियल एस्टेट एजेंट है। रियल एस्टेट एजेंट कमीशन या ब्रोकरेज लेते हैं, प्रोटेक्शन मनी नहीं। अगर मेरी क्लाइंट के पास कोई सेटलमेंट के लिए आता है और उसके लिए फीस चार्ज करती है, दैट इज नॉट प्रोटेक्शन मनी। कल को आप कहेंगे कि आर्बिट्रेशन फीस भी प्रोटेक्शन मनी है, देन इवन वी लॉयर्स शुड बी कन्विक्टेड फॉर दैट। योर ऑनर, सेटलमेंट आगे की प्लानिंग थी, अपना होल्ड कायम करने के लिए, मोनोपोली, डर फैलाने के लिए,
इतना कि साउथ मुंबई में कोई भी बिल्डर अपना प्लॉट खरीदना या उस पर कंस्ट्रक्शन करना तो दूर, इनकी मर्जी के बिना इनके एरिया में कोई अपना घर बेच तक नहीं सकता। अम्मी खाला। देखिए फातिमा भी, मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको पैसे दे सकती हूँ या दूसरा घर ढूंढने में मदद कर सकती हूँ। मेरे शौहर को लकवा हुआ है। अब इस उम्र में मैं उन्हें कहाँ लेकर जाऊंगी? अम्मी, इनका एक ही बेटा था जो दंगों में मारा गया। मोहल्ले वाले ही इनका खानदान है। कैसे जी पाएंगी बेचारी? फातिमा भी को मेरी बेटी खाला बुलाती है। पॉइंट पे आई है। यहाँ लीटर में पसीना बह रहा है। दिस कंट्री मैन। उनके हालात समझिए, वो घर कैसे खाली करेंगे? आई एम NRI इन्वेस्टर। मैं यहाँ प्रॉफिट के लिए आया हूँ, चैरिटी के लिए नहीं। कोई बीच का रास्ता हो सकता है? घर खाली करे या 20% बढ़ा कर दे। यानी खाली ही करे। आप जानते हैं वो इतना महंगा किराया नहीं दे सकती। That's not my problem। मैं यहाँ दुबई से आया हूँ, प्लेन में आना जाना पड़ता है। आप लोग ने तो नाम भी नहीं सुना होगा। और हाँ, हम लोग वहाँ दिमाग से सोचते हैं, दिल से नहीं। Not like इंडिया। आप होती कौन है? होती कौन है आप मुझसे ऐसे बात करने वाली? ओ भाई, तमीज से बात कर। खालिद, सुना नहीं इनके पास दिमाग है? इन्हें ये बोलने का हक है भाई। आपका भाई अशफाक आए तो हसीना आपा का सलाम बोलना। What आपा? आपा याद रह गया ना? नाम याद रखने की जरूरत नहीं। खुदा हाफिज। केसवानी साहब को दे देना। मैं बैठ सकता हूँ? थैंक यू। खुदा ने इतने पैसे दिए हैं तो थोड़े से पैसे के लिए किसी को घर से क्यों बाहर निकालना? वो आपने उस दिन बताया नहीं कि आप कौन हैं? मैं जानती थी आप प्यार से मान जाएंगे। आखिर खुदा ने पैसों के साथ दिमाग भी तो दिया है आपको। हाँ? हाँ, मैं तो एक्चुअली रेंट कम करने की ही सोच रहा था। 2000 रुपए से मतलब मेरा मतलब है 5000 रुपए से भी कम। मुझसे कोई गलती हो गई हो तो आई एम सॉरी। वो क्या है ना कि मेरी पूरी फैमिली दुबई में रहती है। आप वहाँ फोन करके मेरी कम शिकायत कर देंगी तो हाँ, आप ऐसा नहीं करेंगे ना? हमने तो दुबई का नाम भी नहीं सुना ना।
मैं चलूं? सॉरी। फातिमा जी, क्या फरहान काजी ने आप पर जबरदस्ती की थी अपना घर खाली करवाने के लिए? क्या कहा आपने? नहीं। उन्होंने आपको नोटिस दिया था या नहीं? हाँ, नोटिस दिया था, पर इस उम्र में मैं अपने बीमार शौहर को लेकर कहाँ जाती? इसलिए आप हसीना पार्कर के पास गई। एक भला एनआरआई हक से अपना फ्लैट बेचना चाहता था, पर इनके डर की वजह से फ्लैट बेचना तो दूर, उसने किराए में भी अपना नुकसान किया। अब ये एक्सटॉर्शन नहीं तो क्या है? अब वो मेरी दरख्वास्त को धमकी समझ बैठे। इसमें मेरी क्या गलती है? शब्दों में अदालत को मत उलझाइए हसीना जी। आप ही बताइए, क्या मैंने उस आदमी के सामने भाई का नाम इस्तेमाल किया या सर पे बंदूक रखकर धमकी दी कि घर मत बेचो या सिर्फ मुझे बेचो? फिर ये एक्सटॉर्शन कैसे हुआ? धमकी तो आपकी दुआ सलाम में ही थी। क्या आपके पास इसकी एफआईआर की कोई कॉपी या कोई विटनेस है? मिसेस आटम, क्या आपके पास इसकी एफआईआर की कोई कॉपी या कोई विटनेस है? सर, आई थिंक आई एम मेकिंग ए फेयर पॉइंट। मिसेस आटम, आपके पास कोई मटेरियल एविडेंस है ये साबित करने के लिए कि हसीना पार्कर ने उसे कोई धमकी दी या उसके साथ कोई जबरदस्ती की? सर, डर के मारे मुंबई आना तो दूर, वो एनआरआई दुबई से ही कहीं भाग गया। कहाँ है किसी को कुछ पता नहीं। पर सर, अगर इनकी डर की वजह से कोई सामने नहीं आएगा तो... आगे बढ़िए और अगला विटनेस ले आइए। माय नेक्स्ट विटनेस इज इंस्पेक्टर अमोल सालुंके। इंस्पेक्टर सालुंके, आप कितने सालों से नागपाड़ा पुलिस स्टेशन के इंचार्ज हैं? 8 साल। इस दौरान कभी भी वहाँ हसीना पार्कर के खिलाफ कोई कंप्लेन? 1-2 आई, पर वो भी इसलिए क्योंकि कंप्लेंट करने वालों को अंदाजा ही नहीं था कि ये कौन है, क्योंकि जो इन्हें जानता है वो तो कभी ऐसे हिम्मत करेगा ही नहीं। किसने की थी कंप्लेन? 1-2 बिल्डर ने की थी। कुछ गुंडों ने घुसकर उनके ऑफिस में तोड़फोड़ की, कभी वसूली के लिए या इनके नाम प्लॉट कराने के लिए। गुंडे हसीना पार्कर ने भेजे थे? हमको कॉन्फिडेंस हो तो भी क्या, अरेस्ट होने पर या तो गुंडे अपनी जबान पलट जाते थे या बिल्डर कि गुंडे हसीना पार्कर ने भेजे हैं। तो इसलिए आपने कोशिश ही छोड़ दी? स्पेशल इन्फॉर्मर छोड़े थे। एक बार तो ऐसा लगा कि ये ताबे में आ गई हैं, पर कोई इन्फॉर्मेशन मिली? इनके खिलाफ नहीं, ये जिससे अपना काम करवाती थी उसके खिलाफ। इनका बेटा दानिश एक नॉर्मल ट्रेडर था जो जब जी में आए किसी को भी मार देता था। सर, प्रोसिक्यूशन इज मेंटली ट्रॉमेटाइजिंग माय क्लाइंट व्हेन शी नोस दैट। डिफेंस को क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका दिया जाएगा। यू मे प्रोसीड। ताकत से बड़ी लत नहीं होती और उसको बनाए रखने के लिए कोई किसी भी हद तक जा सकता है, और आप और आपका बेटा दानिश दोनों वो हद पार कर चुके थे। नागपाड़ा से लेकर डोंगरी तक कोई वो जगह हासिल नहीं कर पाया था जो इनके भाई ने की थी, और भाई का भांजा होने के नाते दानिश के लिए ये काम आसान था, और ये उसकी नहीं इनकी ताकत बन गई, जिसे इन्होंने जब चाहा किसी को भी धमकाकर अपना काम निकलवाने के लिए इस्तेमाल किया। मेरा हाजी आ रहा है, भाई का भांजा, देखना कैसे ले आ गया मेरा भाई। वो देख, सिंगूर मैनेजर, दुबई से इनकमिंग कितना लगता है मालूम है क्या? बिल मैं ही भर दूंगा। कितना जानती है आप दानिश को, और कितना जानती है आप इस इंस्पेक्टर को। तुझे आयला, तेरा हर इंफॉर्मेशन तेरे ही तरह नल्ली है। अपने माल के लिए इतना पैसा लेके गया तू, पिछवाड़े में डालकर
की खेती करता है क्या? नहीं नहीं साहब, ऐसा नहीं है, मेरी जबान का भरोसा करो साहब। अच्छा। उधर भाई का भांजा और उसके टपोरी लोग रोज मिलता है। उधर कुछ बड़ा प्लानिंग चल रहा है साहब। हाँ हाँ साहब। तो टिपला बकर करने के लिए नहीं रखा तेरे को, समझा? दादा बनना चाहता है, भाई का नाम लेने की हिम्मत कैसी हुई तेरी? कितनी बार कहा है तुझसे दूसरे के फटे में हाथ मत डाल, समझ नहीं आता तुझे? पर अम्मी वो मेरा दोस्त है। दोस्त? तेरी माँ है, बीवी है, बहन है, ये सब कारस्तान करने के पहले हमारा ख्याल नहीं आया तुझे? एक दिन अपने दोस्त के चक्कर में मारा जाएगा। तेरे डर में आधा दिन गुजर जाता है। कब सुधरेगा तू? काफी खा लिया इसने आज, खाना मत देना। पहले आप। मैंने खा लिया। आप कहती हैं मैं आपकी कोई बात नहीं मानता, तो ये कैसे मान लूं? तुझसे ज्यादा दर्द मुझे होता है जब मारती हूँ, पर मारूं नहीं तो क्या करूं? अपना डर जाहिर करने का और कोई तरीका नहीं आता मुझे। तुझे खोने से डरती हूं। मेरे भाई, तेरे अब्बा, हमारे खानदान वाले सब चले गए। मेरे आगे पीछे बस तू ही है। तू इस घर की जिम्मेदारी नहीं समझेगा तो किससे उम्मीद रखूं? अम्मी, जिस तरह मैं फक्र से बोलता हूं ना कि मैं हसीना आपा का बेटा हूं, अम्मी एक दिन आप भी फक्र से बोलोगी कि दानिश मेरा बेटा है। ये मेरा आपसे वादा है। क्या छोटे, तूने एरिया की लड़कियों के लिए एक स्कीम निकाल, बिल बचाओ भाई बना। हाँ? पंगा तूने थोड़े ही, दानिश ने लिया था। तो प्रॉब्लम है तुझे? भाई है मेरा। हाँ ये सही है सारा तुम लोग का। हाँ? तू अपने मामू के नाम पर फुदक ले और ये तेरे नाम पर। भाई ठंडा ले। ए क्या बोलना? तेरे को ना इधर रहने दिया। हाँ। इज्जत दी, मेरी गलती। क्यों? निकाल। क्यों? तेरे मामा के एरिया है? तेरे मामा की चलती है। चल बहुत जल्दी जाएगा वो अंदर और उसके पीछे तेरा मामा। मेरे खानदान सब किधर फुट गया रे? देखो ना, भाई के बाजी ने मेरे को मारा साहब। देखो ना साहब, मेरे को जान से मारने की कोशिश की साहब। दामले सर, इसका FIR लिख दो। ओके सर। चल चल। हाँ। फ्राइडे खत्म हो गया, आज जमानत नहीं होगी। इसके खेत जाने की तैयारी करो।
सोमवार को सीधे कोर्ट में हाजिर होगा। अम्मी वो अकबर की टॉक्सी से सब ठीक हो जाएगा आपा। केसवानी साहब, जिन लोगों को सबसे ज्यादा चाहा, उन्होंने मेरे सारे डर सच किए। दानिश कहाँ है? आपको पता लगे तो हमें भी बता देना। हसीना जी, क्या आपने कभी ये सोचा कि दानिश का एक्सीडेंट क्यों हुआ? क्या आपको कभी भी लगा कि वो एक्सीडेंट सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए था? गाड़ी पहुंच रही है।
सिर्फ अपने भाई का बिजनेस ही नहीं, उसके दुश्मन तक हासिल कर ली। आपके पति और बेटे की मौत इसी वजह से हुई थी, इस बात से इनकार नहीं कर सकती आप। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, पर आपने और आपके भाई ने दानिश के लिए मिसाल ही क्या छोड़ी थी? ऑप्शन ही क्या था उसके पास? आप अगर चाहते तो आपका बेटा मिसेस रोशनी, सुबह से आप एक के बाद एक कहानी सुनाई जा रही। आई एम स्टेटिंग फैक्ट्स, कहानी तो ये सुना रही है योर ऑनर। आर्टिकल्स और रूमर्स के बेसिस पे एलिगेशन लगा रही हैं आप, सबका वक्त बर्बाद कर रही हैं। जस्ट बिकॉज कोई सामने नहीं आता इसका मतलब ये नहीं कि बेगुनाह है। लॉयर और न्यूज रिपोर्टर। रूमर्स भी तभी बनती है जब उनमें कोई सच्चाई होती है। मैडम, हम लोग यहाँ पर इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, यहाँ किसी औरत की डिग्निटी का सवाल है। किस डिग्निटी की बात कर रहे हैं? अगर ये इतनी क्लीन है तो बुर्के में मुंह छुपाकर सबको गुमराह कर कोर्ट में क्यों आई? Now even that is a crime? इन्हें अपने भाई के दुश्मनों का या जिनको इन्होंने एक्सटॉर्ट किया है उनका डर था, इसीलिए ऐसे मुंह छुपाकर कोर्ट में आई हैं। No sir, I'm just trying to establish that she's trying to prove herself as a victim, sir. I object, Your Honor. Enough, both of you. मिसेस साटम, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं सच में आपकी हिम्मत की कदर करता हूं। केसवानी साहब, मानना पड़ेगा, she has given a tough fight. बट मिसेस साटम, ये सिर्फ डिबेट थी, केस नहीं। मैंने आपकी सारी बातें सुनी, आपकी सारी आर्गुमेंट्स कंसिडर की, पर आपके पास कोई प्रूफ, कोई एविडेंस नहीं है। बट योर ऑनर, बस डिफेंस को कुछ कहना है? नो योर ऑनर। मैं कुछ बोल सकती हूँ? हाँ, आपको इजाजत है। किसी के घर जब दस्तक होती है तो खुशी से दिल बेचैन होता है कि शायद बेटे की पास होने की खबर आई हो या कोई चहीता मेहमान आया हो। मेरे घर दस्तक होती है तो डर लगता है कि किसी अपने की मारे जाने की खबर आई होगी या कोई पुलिस वाला आया होगा। इसलिए नहीं कि मैं हसीना हूं, बल्कि इसलिए कि मैं अपने भाई की बहन हूं। मैंने जिंदगी में कई चीजें गलत चुनी हो सकती है, पर रिश्तेदार तो मैंने नहीं चुने। कोई उन्हें चुनने का हक देता है? मेरे भाई ने जुर्म किए हैं, ये दुनिया जानती है। मेरे बड़े भाई और शौहर की मौत इसी वजह से हुई। इसका एहसास होने के लिए मुझे किसी अदालत में जाने की जरूरत नहीं। जितने सरों ने मेरे हाथ पे सजदे किए हैं, उससे ज्यादा उंगलियां उठी हैं कि ये देशद्रोही की बहन है। और मेरी इस हकीकत को बदलने का मुकदमा ना आप लड़ सकती है, ना आप इसका फैसला सुना सकते हैं। अगर इस हकीकत को जीना गुनाह है तो मैं कबूल करती हूं कि मैं ये गुनाह हर रोज करती हूं। आपकी बात सुनकर मैं ये तय नहीं कर पा रहा हूं कि आप हालात की शिकार हैं या दुनिया की सबसे होशियार औरत। आपका भाई आपके लिए ढाल है या आपकी मुश्किलों की वजह, पता नहीं, पर मेरा फैसला मेरी राय के बलबूते पर नहीं होता। ये फायर इंपॉर्टेंट एविडेंस है, इसे पीआईएल के लिए सबमिट कर देना एंड जस्ट गो थ्रू दिस लिस्ट। ओके, दैट्स इट। देखते हैं क्या होता है। द रेस्ट विल सी इन द हायर कोर्ट। मैं पेपर फाइल कर दूंगी बाद में। हरा रंग सब पे नहीं जचता, आप पे अच्छा लगता है। शुक्रिया। आपकी माँ ने चुनी है साड़ी। आपको कैसे पता?
सिर्फ माँ ही दुनिया से हटके सोचती है ना। जी वो कोलकाता से लाई थी मेरे जन्मदिन पर, तो चलिए अजीब हालात में से ही, पर आपसे मिलकर अच्छा लगा। केस तो अभी शुरू हुआ है हसीना जी, फिर मिलेंगे ऐसे ही अदालत में। मुंबई सेशंस कोर्ट ने एक्सटॉर्शन के मामले में हसीना पारकर की एंटिसिपेटरी बेल मंजूर कर ली है। सूत्रों की माने तो लैक ऑफ एविडेंस की वजह से उन्हें रिहा किया गया है। प्रोसिक्यूशन हाई कोर्ट में अपील करेगा या नहीं, या फिर हसीना भी उनके भाई की तरह कानून के पकड़ से दूर रहेंगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप कुछ बोलिए, बोलिए हसीना जी। जी भाई।